गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज है वेंसडे। आज क्या है? आज है वेंसडे। वेंसडे का सुबह, वेंसडे मॉर्निंग, और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है? अच्छा, क्लास 12 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखो, अभी तक तुमको मैंने जो सिखाया है ना, वो बता रहे हैं कि बेसिक सर्किट को कैसे हैंडल करते हैं। मतलब अगर एक सर्किट गिवन है तुमको, तो सर्किट में क्या क्या कैलकुलेट करना हो सकता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हर एक ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। तो ये सब मैंने आपको अभी तक बताया है। आज क्या करना है, एक स्पेशल सर्किट के बारे में पढ़ना है। अब ये स्पेशल सर्किट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिकल में भी एप्लीकेशन है। जो तुम अपने स्कूल कॉलेजेस में प्रैक्टिकल करोगे, वहां पे भी तुमको मीटर ब्रिज के नाम से या व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से एप्लीकेशंस इसके करने पड़ेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है? अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, और उसके नाम से क्या है, एक सर्किट का अरेंजमेंट है। ठीक है? आटा पत्थर पुलिया। अब आटा पत्थर पुलिया के बारे में अगर पढ़ा जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। ये अरेंजमेंट है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ऐसा एक अरेंजमेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। 5 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या है, 5 रेजिस्टर्स हैं। अगर 5 रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए और एक बैटरी लगा दिया जाए, तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स का, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है। ये अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स को इस तरह से जब रेजिस्टर्स अरेंज होते हैं, तो इस अरेंजमेंट को या इस कॉम्बिनेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है ना, दो तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे हमारे पास। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बोले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ऐसा डायग्राम आपको याद रखना है। अगर ऐसा कोई डायग्राम है आपके पास तो आप बोलोगे कि दिस इज अ सर्किट फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें दो तरह के केसेस होंगे, एक होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा होता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दोनों से क्वेश्चन आएंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से भी क्वेश्चन आता है और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से भी क्वेश्चन आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो सर ये जो अरेंजमेंट है वही व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कभी भी अगर ऐसा सर्किट दिखे, ये डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। कुछ ऐसे भी सर्किट्स बताएंगे जिसमें थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन करने पर या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने पर तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम पहले बात करते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले हम बात करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या मतलब है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है, कैसे सर्किट्स को देखेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये सब सीख लेते हैं। फिर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है? देखो मेडिकल के लिए अगर मैं बोलूं ना, तो मेडिकल के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाले केस में ही आता है। एडवांस की अगर बात किया जाए तो एडवांस में वो डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज पे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं। वो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन मीटर ब्रिज पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ऐसा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर हमारे पास ऐसा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बोला जाए कि ये जो R5 रेजिस्टर है, ये जो बीच वाला रेजिस्टर है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो जीरो हो जाए। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है, इफ इस डायग्राम के हिसाब से इफ current through resistor R5 is 0, अगर वो जो R5 रेजिस्टर है उसके थ्रू का जो करंट है अगर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, अब अगर R5 के अक्रॉस करंट 0 है, इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि
पोटेंशियल एट पॉइंट सी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये सब अपने को याद रखना है भाई साहब। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो 5 रेजिस्टर्स जब इस तरह से अरेंज्ड होंगे तो उनको बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड कंडीशन अगर कोई पूछेगा कि भाई बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है जिसमें R5 के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है, 0 है। या ऐसा बोल देना कि वो जो C वाला टर्मिनल है और वो जो D वाला टर्मिनल है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कंडीशन है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये हो गया। इसमें क्या करते हैं, एक कंडीशन डिराइव करना होता है, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, वो डिराइव कर लेते हैं। ये डेफिनेशन के जैसा याद रखेंगे। फिर लिखेंगे कंडीशन फॉर बैलेंस्ड, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें एक डेरिवेशन आएगा, ठीक है, ये डेरिवेशन कर लेते हैं। ये जो कंडीशन जो मैं अभी डिराइव करूंगा ना, ये कंडीशन तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में भी पूछते हैं। तो कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। अब कैसे कंडीशन डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने ये जो सर्किट था उसको एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है। अब मेरा सर्किट सॉल्व करने का बेसिक थ्योरी मुझे ये बताता है कि A पॉइंट का पोटेंशियल V माना जा सकता है और B पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना जा सकता है। अगर मैंने इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है तो मैं A वाले पॉइंट का पोटेंशियल V मान सकता हूं और ये जो B वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल मैं 0 मान सकता हूं। अच्छा, अब C और D, ये C और D दोनों का पोटेंशियल एक ही है क्या? अगर दोनों का पोटेंशियल एक है तो इसका भी पोटेंशियल x मान लिया जाए और इसका भी पोटेंशियल x मान लिया जाए। आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, मैंने x ले लिया, b ले लिया, b डैश ले लिया, कुछ भी ले सकते थे। अब मान लो मैंने बोला कि ये जो मेरा बैटरी है, बैटरी के थ्रू जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो बैटरी से क्या करेगा, करंट निकलेगा। मान लो कुछ तो I अमाउंट ऑफ करंट निकला होगा यहाँ से। अब ये जब I अमाउंट ऑफ करंट आया होगा इस वाले पॉइंट पर, A वाले जंक्शन पर जब I अमाउंट ऑफ करंट आया होगा तो करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस वाले ब्रांच में, A से C वाले ब्रांच में कुछ I1 करंट गया और A से D वाले ब्रांच में कुछ I2 करंट गया है, ऐसा मान लेते हैं, असम्पशन ले लेते हैं। अच्छा, अब अगर C वाले पॉइंट पे आप जैसे ही पहुंचेंगे, I1 करंट जब C वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, इस वाले ब्रांच पर, R5 वाले ब्रांच पर कोई करंट नहीं आना। अगर R5 वाले ब्रांच पर कोई करंट नहीं आना, इसका मतलब जो I1 यहाँ पर आया वो I1 R2 के थ्रू मूव कर जाएगा B तक। उसी तरह जो I2 यहाँ पर आया R4 वाले रेजिस्टेंस से, वो R3 के अलोंग मूव करके B को पहुंच जाएगा क्या? मतलब A पे अगर I अमाउंट ऑफ करंट I1 I2 में टूटा था तो B वाले पॉइंट पर ये I1 और I2 सम होके वापस से I बन जाएगा। अब ये वापस से I होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, कैपिटल I लिया है मैंने। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या कर दिया, जितने भी ब्रांचेस पॉसिबल थे उसमें I1 I2 का करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऐसा कर दिया है। बिल्कुल सर जी, बहुत ही आसान था। अब मान लो अगर मैं ये लिखूं, ध्यान से देखना, तो मैं बेसिक सर्किट थ्योरी से ऐसा लिख सकता हूं क्या, I1, अगर मुझे I1 का वैल्यू लिखना है A C ब्रांच को देखकर, A से C में जो करंट है वो है I1। अच्छा, A और C का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखेंगे तो हायर पोटेंशियल V होगा और लोअर पोटेंशियल क्या होगा, -x। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अच्छा, आप बोलोगे सर जब आप x का वैल्यू फाइंड करते थे तो आप तो बोलते थे कि इस वाले पॉइंट को ही क्या करना है, हायर पोटेंशियल मानना है। वो उस समय जब मुझे x वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, जब हम क्या करते थे, करंट किरचॉफ के करंट लॉ को यूज करके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढते हैं, तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढना होता है उसको सबसे ज्यादा मानते हैं। अभी x का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम यहाँ पर x का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि जो I1 करंट है, अभी तो मुझे मैंने मान लिया ना कि I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है क्या, तो मैंने लिख दिया अगर मुझे I1 लिखना है तो हायर पोटेंशियल है V, लोअर पोटेंशियल है X और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1। बिल्कुल सही सर जी। अच्छा, मान लो यही I1 का वैल्यू मुझे CD वाले ब्रांच में लिखना होगा, यही I1 का वैल्यू अगर मुझे CD वाले ब्रांच में लिखना होता तो ये I1 को CD वाले ब्रांच के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं क्या, हायर पोटेंशियल X का है, लोअर पोटेंशियल 0 है
और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू वहां पे R2 है, लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं I2 का वैल्यू लिखूं, तो I2 का वैल्यू अगर मैं लिखूं A से D वाले ब्रांच पर, A से D वाले ब्रांच पर अगर I2 का वैल्यू लिखा जाए तो I2 को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, V माइनस x का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया R4, V माइनस x डिवाइडेड बाय R4 इक्वल्स टू A से D में मेरे पास करंट कितना था, D से B के बारे में अगर मैं बात करूं, D से B के बारे में अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है x माइनस 0 और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है R3, तो I2 का वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं ना x माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3। सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, अरे बहुत ही आसान है बच्चा, कुछ तो किया ही नहीं हमने, हमने अलग अलग ब्रांचेस देखा, अलग अलग ब्रांचेस को देख के हमने क्या कर दिया, बस पोटेंशियल का डिफरेंस लिखा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, करंट का वैल्यू आ गया। अच्छा अब क्या करते हैं ना, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अच्छा ये v x और ये x ये नीचे लाया जा सकता है क्या, ये अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, ये दोनों इक्वल टू में है ना, v x डिवाइडेड बाय x ये r1 अपॉन r2 हो जाएगा, मतलब मैं इक्वेशन 1 को ऐसा लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, v x अपॉन x माइनस 0 मैंने सिर्फ x रखा, ये मेरे पास आ जाएगा r1 अपॉन r2, मान लो ये इक्वेशन बन गया 3। उसी तरह अगर मैं इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंपलीफाई करूं तो ये हो जाएगा v x अपॉन x, इसका वैल्यू हो जाएगा r4 अपॉन r3, ठीक है। अभी अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, मान लो इस इक्वेशन का नामकरण कर दिया गया, इसको दे दिया गया नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब ये v x अपॉन x, v x अपॉन x, अगर दो इक्वेशंस के LHS इक्वल है मतलब दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। अब अगर दोनों के RHS इक्वल करोगे ना तो r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू r4 अपॉन r3 हो जाएगा क्या, तो 3 और 4 को अगर मैं इक्वेट कर दूं, अब मुझे कुछ जगह खाली करना पड़ेगा, कुछ जगह खाली करेंगे तभी कुछ नया आ पाएगा। स्क्रीन पॉज करोगे और क्या करोगे, नोट कर लोगे। कंडीशन क्या था भाई साहब कि R5 जो बीच वाला ब्रांच है उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, उसमें करंट फ्लो करेगा 0, ये कंडीशन अपने को याद रखना है। करंट 0 होने का मतलब है कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए 0, तो C और D वाले पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या कर दिया, लिख दिया 0। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ को अगर इक्वेट किया जाए तो ऐसा कुछ आ रहा है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। ये जो कंडीशन है ना रेजिस्टेंस का लेके, इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बार बार WHA ऐसा नहीं लिखेंगे, WSB लिख दिया मैंने, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या है, R1 और R2 का रेशियो और R4 और R3 का रेशियो सेम आना चाहिए, R1 R2 का रेशियो और R4 R3 का रेशियो सेम आना चाहिए। इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये भी होता है, ये R3 इधर भेज दिया जाए अगर, तो R1 R3 जो है वो R2 R4 रहेगा, ये ज्यादा आसान होगा याद रखने का। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट R1 R3 और R4 R2 ऐसा ही कुछ आया है क्या, R1 R3 और R4 R2। याद क्या रखेंगे, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कब आता है, जब ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अगर सेम हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह के डायग्राम को बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे इस तरह से या कुछ इस तरह के पैटर्न से, तो हम बोलेंगे वो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर R5 वाले रेजिस्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए 0, या C वाले पॉइंट और D वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाए सेम, या ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस के का प्रोडक्ट हो जाए सेम, तीनों में ही आप किसी को बोल दो कि कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। आई होप ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो मुझे पता है कि R5 वाले ब्रांच पर कोई करंट नहीं, मान लो ये बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कैसे, ये ले लो 3, ये 3 ओम का, ये ले लो 8 ओम, 6 ओम और ये 4 ओम।
3 is 24, 6 into 4 is 24. अब R5 का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो भाई साहब, तुम कोई भी रियल नंबर R5 का वैल्यू ले लो, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू रख दो, आपका जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R5 आएगा। क्यों सर इंडिपेंडेंट ऑफ R5 क्यों है? क्योंकि जब ये बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो इसमें तो कोई करंट फ्लो करना ही नहीं है। अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करना, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस सर्किट में रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या अपने सर्किट को? नहीं। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब मान लो इन चार रेजिस्टर्स का कोई आपसे इक्विवेलेंट पूछता, ये इक्विवेलेंट नहीं आते हैं जनरली, इन चार रेजिस्टर्स का कोई आपसे इक्विवेलेंट पूछता है, कोई आपको बोलता कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी, ए और बी के अबाउट यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देखो ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये लोग सीरीज में कनेक्टेड है। उसी तरह से ये 4 ओम और ये 8 ओम, ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है। 3 और 6 का सीरीज 9 हो गया, 8 और 4 का सीरीज 12 हो गया। तो 9 और 12 का पैरेलल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन गिवन होगा। बात समझ में आया है? स्क्रीन पॉज करेंगे, इतना नोट कर लेंगे, डेरिवेशन स्कूल कॉलेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तीनों ही क्वेश्चन में क्या करना है ना, ए और बी के अबाउट अपने को इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है उसमें ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए बी ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। देखते हैं पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो सीरीज पैरेलल तो नहीं लग रहा भाई साहब। अगर आप पहला क्वेश्चन को देखोगे सर ये सीरीज पैरेलल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब अगर बोलोगे सर ये 8 ओम, फिर अचानक से 4 ओम यहाँ पे आ गया, फिर ये कनेक्शन खत्म ही नहीं होता, फिर भी 4 ओम आ गया, फिर 2 ओम आ गया, 4 ओम आ गया, मतलब ये कोई सीरीज पैरेलल कनेक्शन तो है। लेकिन सर ने बोला था कि कभी भी अगर 5 रेजिस्टर्स का कनेक्शन दिखे, कभी भी अगर 5 रेजिस्टर्स का कनेक्शन दिखे तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, अब चेक करने के लिए जो अननोन पॉइंट्स है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये ए था तो ये भी ए पॉइंट है, इसका क्या पोटेंशियल है ये अपने को नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं सपोज सी। फिर ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं डी। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था जिसमें बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था, तो ये ए था तो ये भी ए हो गया था, ये बी था तो ये भी बी हो गया था। अब जब वायर से कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता था, सेम हो जाता था। बीच में रेजिस्टेंस आ गया, ए और इसके बीच में रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इसका पोटेंशियल सी है, इसका पोटेंशियल डी। अब टोटल मेरे पास 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स, और ये सर्किट को थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए को मैंने यहाँ पे रखा, पॉइंट बी को यहाँ पे रखते हैं, पॉइंट सी को यहाँ पे रखते हैं, पॉइंट डी को यहाँ पे रखते हैं। अब बोले सर आपने ऐसे क्यों रखा? क्योंकि देखो भाई कोई बेसिक सीरीज पैरेलल सर्किट तो है नहीं, काम तभी आसान बन सकता है जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाए, तभी काम ना आसान हो सकता है। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन गया तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं, ए से सी के बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ए से सी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ए से डी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ए से डी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, सी से डी के बीच में फिर से 4 ओम का रेजिस्टेंस है, सी से डी के बीच में फिर से 4 ओम का रेजिस्टेंस, सी से बी पॉइंट के बीच में वापस से 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर वापस से 4 ओम बना गया, और डी से बी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है जिसके अबाउट इक्विवेलेंट ढूंढना है। इक्विवेलेंट ढूंढना है मतलब बैटरी अपन क्या करेंगे, ए और बी के बीच में कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप बैटरी ए और बी के बीच में कनेक्ट करोगे ये व्हीटस्टोन सर्किट बन गया। अगर ये व्हीटस्टोन सर्किट बन गया है तो अपने को देखना पड़ेगा बैलेंस है क्या। अब बैलेंस का कंडीशन क्या है कि अगर ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब है ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस इसका कोई काम नहीं रहेगा। देख लेते हैं, 8 into 2 16, 4 into 4 16, 8 into 2 भी 16 है, 4 into 4 भी 16 है, मतलब ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन
इसका मतलब सी और डी वाले ब्रांच में तो कभी कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा इसका मतलब ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है ये सर्किट में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या? तो अगर नहीं रहने वाला, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको हटा देते हैं। अब जैसे आप हटा दोगे तो ए और बी के बीच में ये 8 ओम और ये 4 ओम क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ये 8 और 4 के प्लेस में अपन क्या कर सकते हैं, 8 ओम और 4 ओम के बीच में इन दोनों को रिप्लेस करके एक 12 ओम का रेजिस्टर यहां पे लगाया जा सकता है। और ये 4 ओम और ये 2 ओम के प्लेस में, ये 4 ओम और ये 2 ओम के प्लेस में एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। क्या? अब ये 12 ओम और ये 6 ओम, ये 12 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है ना। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 into 6 divided by 12 plus 6। तो यहाँ पर अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखूं तो 12 into 6 is 12 into 6 divided by 12 plus 6 18 हो गया। ये 1 होता, ये 3 होता, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 ओम का आ जाएगा। क्या सर? ये तो बहुत ही आसान था। एक बार बस पता चल जाए कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, फिर तो सर्किट सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको खुद से कोशिश करेंगे। स्क्रीन पॉज कर देंगे, समय को रोक देंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रुके हुए समय में अपने दिमाग को चलाएंगे। जिसका काम खत्म उसको भगा दिया जाए। स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ऐसा नहीं कि लगे पड़े हैं सॉल्यूशन देखने के लिए। फिर से ए और बी के अबाउट अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट ढूंढना है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे ना तो बस थोड़ा सा एडवांसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी होगा। क्या? अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी क्या होगा, पॉइंट सी। क्यों होगा सर? क्योंकि मैंने इस पे एक वायर से कनेक्ट करके रखा है। दो वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। अगर ये पॉइंट डी है तो ये पॉइंट भी डी होगा। क्या? अब फिर से ना मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ए बी सी डी। मतलब मैं सर्किट को वापस से अरेंज कर सकता हूं क्या, ए बी सी डी के फॉर्मेट में। अगर अरेंज किया जाए तो यहां पे रख दो ए, यहां पे रख दो बी, यहां पर सी और यहां पर डी। इस तरह से मैंने रख दिया। अब ए और सी के बीच में अगर आप देखोगे तो दो रेजिस्टर्स है। ए और सी के बीच में एक ये रेजिस्टर है और ए और सी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टर है। 6 ओम का रेजिस्टर और वो 3 ओम का जो रेजिस्टर है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या? अगर 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स। तो 6 into 3 करोगे 18, 6 plus 3 करोगे 9, 18/9 2 ओम का रेजिस्टर आ गया। क्या? इसका मतलब क्या है, मैं ये 6 ओम और ये 3 ओम का जो रेजिस्टर है यहाँ पर, ये जो 6 ओम और ये 3 ओम का रेजिस्टर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टर ए और सी के बीच में लगा सकते हैं। क्या? तो ए और सी वाले पॉइंट पे मैंने एक रेजिस्टर प्लेस कर दिया जिसका वैल्यू कितना है 2 ओम। फिर सी और डी के बीच में अगर देखोगे, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, सी और डी के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। तो सी और डी के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक 4 ओम का रेजिस्टर या 4 ओम का रेजिस्टर प्लेस कर दिया। फिर ए और डी अगर आप देखोगे तो ए और डी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है। ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू कितना है 2 ओम का। फिर बी और डी के बीच में 12 ओम का रेजिस्टर इधर है और बी और डी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टर इधर है। मतलब बी और डी के बीच में दो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। एक 12 ओम का है, एक 6 ओम का है। अब 12 ओम और 6 ओम दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट 12 into 6 divided by 12 plus 6, मतलब 12 into 6 divided by 18 हो जाएगा। क्या? इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे 4 ओम का रेजिस्टर आ जाएगा ना। पैरेलल कनेक्शन आप सॉल्व करके देखना, आपको बी और डी के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टर दिख जाएगा इस तरह से। फिर बी और सी के बीच में भी एक 4 ओम का रेजिस्टर रहेगा। तो बी और सी के बीच में भी मैंने क्या कर दिया, एक 4 ओम का रेजिस्टर प्लेस कर दिया। अब मुझे ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट ढूंढना है। इसका मतलब ए से
करंट एंटर करेगा, बी से बाहर निकलेगा। जिन दो पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट ढूंढना होता है उसका मतलब हो गया ए वाले पॉइंट से करंट एंटर करेगा और बी वाले पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए और बी वाले सर्किट में फिर से 4 into 2 4 into 2 is 8 and 2 into 4 is again 8। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस का वैल्यू सेम आ रहा है मतलब ये बैलेंस कंडीशन ऑफ वीक स्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस कंडीशन ऑफ वीक स्टोन ब्रिज है तो 4 ओम जो बीच में कनेक्टेड है सी और डी के बीच में उसका प्रेजेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट को। अगर सर्किट को फर्क नहीं पड़ेगा तो सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में 6 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में 6 ओम 6 ओम 6 ओम पैरेलल 3 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस अबाउट ए बी यहां पर आ जाएगा 3 ओम। हां या ना? अगर तुमको बेसिक सीरीज पैरेलल सर्किट समझ में आ गया है, तुमको ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ रहा है तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और अगर नहीं समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बहुत बड़ी बात होगी भाई, सर्किट में इक्विवेलेंट निकालना बहुत बड़ी बात है सर, सब थोड़ी कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, 6 into 4 24 8 into 3 24 ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना और बैलेंस है। ये जो सर्किट मैंने बनाया आखिरी सर्किट में क्या हो जाएगा, 2 ओम को गायब कर देंगे, 6 into 6 और 3 ये 6 और 8 सीरीज में और 3 और 4 सीरीज में, फिर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। गलत किया है आपने, अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपने गलत किया है। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि सर ये तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है 6 into 4 24 8 into 3 24 दो वाले रेजिस्टर को गायब कर दो सर, ये 6 और 8 सीरीज में, ये 3 और 4 सीरीज में और ये दोनों 14 और 7 पैरेलल में, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो आंसर को। गलत सोच है। क्यों गलत सोच है, क्योंकि आपने सही से पहचाना ही नहीं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने क्या बताया था कि बैटरी को उन दो एंड्स के बीच में कनेक्ट करते हैं, जैसे देखो ये ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो जिन दो एंड्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है ना उनसे ऑपोजिट वाले टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टर कनेक्टेड होना चाहिए। जो ब्रिज बनता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप का सर्किट फॉर्म कर रहा है। तो जो ब्रिज वाला रेजिस्टर है वो किसके बीच में होना चाहिए, उन दो पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए जिनमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है। यहां पर देखो तो अगर ये 2 ओम ना इस तरह से कनेक्टेड होता ना ऐसे यहां से यहां पर, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता। अभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब अगर यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो ये एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्मल सा एक पैरेलल सर्किट है, 6 और 8 पैरेलल, ये 3 और 4 पैरेलल, ये 2 पैरेलल। मतलब इसका अगर इक्विवेलेंट कोई पूछता ना आपसे इसका कोई इक्विवेलेंट पूछता अगर, तो आप सिंपल ये लिख देते, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 14 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 7 ओम और ये 2 ओम। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट पता है आप क्या लिख देते, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखते 1 अपॉन 14 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 2। ये सिंपल पैरेलल सर्किट है भाई। 5 रेजिस्टर्स कभी भी दिख जाए इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या रखना है आपको याद, किस तरह के सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, जिन दो रेजिस्टर्स के बीच में आपने सेल कनेक्ट किया है उनके ऑपोजिट वाले या उनसे जो ऑपोजिट वाले टर्मिनल्स हैं, अगर उनके बीच में रेजिस्टर्स कनेक्ट करोगे देन द कनेक्शन इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ पागलों के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करेंगे, दिमाग भी खुले रखेंगे अपने। स्टार्ट करते हैं, कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, करंट कैलकुलेशन करना भी सीख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहला क्वेश्चन में जितने भी रेजिस्टेंसेस है ना सब आर ओम के हैं, जितने भी रेजिस्टेंसेस यहाँ पर हैं सब आर ओम के हैं। मतलब ये आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम सब आर ओम के रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे। और ए और बी के अबाउट अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। अब ए और बी के अबाउट अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो थोड़ा सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, सर्किट को थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो पॉइंट है इसके बारे में नहीं पता तो इसको मान लो x c मान लेते हैं, c मान लेते हैं सबसे, और c माना है, ये c एक्चुअल में नहीं पता नहीं, छोड़ो तुमने समझा नहीं। ये a ये b और एक और पॉइंट है यहाँ पर d, एक
और पॉइंट है डी। अब सर्किट को ना वापस से बनाते हैं, ये जो सर्किट है सर्किट को वापस से अरेंज करते हैं। अगर वापस से अरेंज करेंगे तो चार पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने को, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। इस तरह से दिख रहे हैं क्या चार पॉइंट्स? बिल्कुल सर जी। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से, सबसे पहले कनेक्ट कर दिया। ए और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सब आर ओम के तो लिखने की जरूरत नहीं है। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस था, कनेक्ट कर दिया। बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस आर ओम का है तो वो भी कनेक्ट कर दिया। बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर ओम का है तो वो भी कनेक्ट कर दिया। टोटल कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रेजिस्टेंस है, 5 मैंने बना दिए। सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है क्या? अच्छा, तो सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस था, उसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट को अच्छा देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये मैंने सर्किट बना दिया। सेम सर्किट को ध्यान से सोचना है, सेम सर्किट को ये जो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, मुझे इक्विवेलेंट किसके अबाउट कैलकुलेट करना है? ए और बी के अबाउट। मतलब मैं बैटरी किसके अबाउट कनेक्ट करूंगा? मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा, ए से करंट एंटर जाएगा और बी वाले पॉइंट से करंट बाहर जाएगा। ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड होगा। तो सिर्फ इतने को, अगर मैं इस वाले रेजिस्टर को नहीं देखूं तो ये वीक स्टोन ब्रिज आ गया, नहीं ये वीक स्टोन ब्रिज नहीं वाला। लेकिन मान लो ये ए और बी वाला जो रेजिस्टर मैंने बनाया है, मान लेते हैं अगर उसको मैं ऐसा बना लूं, ध्यान से सोचना, ये यहां पे कोई कनेक्शन नहीं है, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टर है उसको मैंने यहां पे रख दिया और सी और डी के बीच में जो रेजिस्टर था, ये जो सी और डी के बीच में रेजिस्टर था उसको अगर ऐसा बना दिया जाए, सर ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, तुम अगर ऐसा कर दोगे तो अब तुम ऊपर का सर्किट देखो, ए से बी का अगर ऊपर का सर्किट देखोगे ये वीक स्टोन ब्रिज है क्या? और बैलेंस भी है। कैसे? R into R, R square, R into R, R square। इसका मतलब C और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। अगर ये बैलेंस कंडीशन ऑफ वीक स्टोन ब्रिज है तो C और D वाले ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। अगर कोई करंट नहीं गया मतलब यहाँ पे R हो, 2R हो, 3R हो, 4R हो, 10R हो, ये R हो, वो R हो, मार R हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसको भगा सकते हैं ना सर्किट से। तो जब इसकी जरूरत ही नहीं है इसको रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो फालतू का क्या कर रहा है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट दिखा रहा है अपने को। अब अगर आप A और B के बीच में ध्यान से देखोगे तो देखो ये R और ये R सीरीज में, ये R और ये R सीरीज में, और ये R, यहाँ पर 2R, यहाँ पर 2R और ये R सब पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? तो A और B के अबाउट अगर कोई इक्विवेलेंट निकालना ना, इक्विवेलेंट अबाउट AB, देखो ये 2R और ये 2R, अगर आप इन दोनों का पैरेलल देखोगे तो R हो जाएगा क्या? ये R और ये R का अगर आप पैरेलल देखोगे तो R/2 हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा R/2। सर नहीं आया समझ में? सर इतना भारी भरकम देखा था आपने, तो 2 मिनट में बता दिया सर, क्वेश्चन तो बहुत भारी लग रहा था सर, आपने तो कुछ भी नहीं बोला, 2 मिनट में बता दिया कि आंसर आ गया R/2। ध्यान से सोचो कैसे। मैंने क्या बोला कि जो भी सर्किट गिवन है ना, कभी-कभी वो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि वीक स्टोन ब्रिज है, कभी-कभी आपको थोड़ा इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, सर्किट को थोड़ा इधर-उधर मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा कि वो वीक स्टोन ब्रिज है। और जैसे ही दिख गया ना कि वीक स्टोन ब्रिज है, काम आसान। जैसे ही पता चल गया कि जो तुमने बनाया है वो वीक स्टोन ब्रिज है, काम बहुत ही आसान। तो यहां पर देखो ये A B के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था, मैंने A B को अलग रखा, जितने भी रेजिस्टर्स मेरे को दिख रहे थे ना मैंने उनको अरेंज करके लिख दिया। अब पहले A और B के बीच में रेजिस्टर यहां पे बनाया था और C और D के बीच में रेजिस्टर यहां पे बनाया था, लेकिन उससे ना मेरे को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कुछ तो सिंपलीफाई हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना A और B वाले रेजिस्टेंस को नीचे उतार के ला दिया जाए और C और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको बीच में ला के लगा दिया जाए। ऐसा करते ही मुझे एक ऐसा चेहरा दिखा जो मैंने अभी देखना स्टार्ट कर दिया है। मेरे को एक वीक स्टोन ब्रिज का सर्किट देखना स्टार्ट हो गया क्या? अब जैसे ही मेरे पास वीक स्टोन ब्रिज का सर्किट आ गया, मतलब मैं क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बैलेंस वीक स्टोन ब्रिज है तो इस वाले ब्रांच और इस वाले ब्रांच पर, इस वाला जो ब्रांच है सी और डी वाला जो ब्रांच था उसको कोई करंट तो जाता ही नहीं, करंट नहीं जाता, इसका मतलब उसके होने और ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भगा दिया। जैसे ही भगाया क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है ना, देखो बैलेंस है व्हीटस्टोन ये स्टोन ब्रिज मुझे पता है, आपको क्या करना है सारे ब्रांचेस का करंट निकालना है। आपको इस वाले में क्या करना है आर इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लो, मेरे को पता है। अब मैं बोल रहा हूं कि जितने भी ब्रांचेस यहां पे बनाए गए ना सबके थ्रू आप करंट बता दो, जितना भी रेजिस्टर यहां पे आपको दिख रहा है सबके थ्रू क्या करंट मूव कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब है ये व्हीटस्टोन ब्रिज अपने को पता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सर्किट को आसान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वो ब्रिज वाला जो सर्किट है उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जा सकता है क्या, क्यों, जरूरत ही नहीं उसकी, जिसकी जरूरत नहीं उसको रहने नहीं देंगे भाई साहब। तो ये 2 ओम का रेजिस्टर जो था इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसको भगा दिया गया। अब जैसे आप इसको भगा दोगे तो ये देखो पहले तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था, तुम्हें पता होना चाहिए 6 into 4 24 है, 8 into 3 24। अब ये 6 into 3 ये 6 और 3 ये क्या है सीरीज, 8 और 4 क्या है सीरीज, मतलब यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12, तो 9 और 12, अगर 9 और 12 हमारे पास 8 6 into 4 24, हाँ 6 into 4 24, 8 into 3 21, सही। अब देखो अगर मेरे पास अगर आप ये सर्किट देखोगे ना तो सर्किट ऐसा है, मैं इसको अलग अलग करके बना रहा हूं क्योंकि अपने को तो करंट फाइंड आउट करना है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। अब ये था मेरे पास 6 ओम का, ये मेरे पास 3 ओम का, ये 8 ओम और ये 4 ओम। देखो सर्किट में थोड़ा खेलना सीखना पड़ेगा और ये तभी खेल पाओगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मैं क्लास के बाद आपको कुछ क्वेश्चन जरूर भेज दूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस करना, आपको अच्छा लगेगा। सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत आसान होता है, तो कोई मुश्किल नहीं होता, तो आना तो चाहिए। अब ये 6 और 3 मेरे पास क्या है सीरीज में, तो 9 हो गया, 8 और 4 क्या हो गया सीरीज में, तो 12 हो गया। 9 और ये 12 हो गए पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 21 हो जाएगा। ये 3 जा रहा है, ये कितना हो रहा है, ये 7 हो गया ना, ये 3 हुआ, ये 7 हुआ, अच्छा लगेगा यार। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 7, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 7, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब इसमें से कितना करंट निकला होगा, इस बैटरी के थ्रू कितना करंट निकला होगा, आई को हमेशा लिखते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का, और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ रहा है 36 into 7। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो आई का वैल्यू 7/3 आ रहा है, 7/3 एम्पेयर्स का करंट जो है वो बैटरी के थ्रू निकला है, मतलब यहां से जो करंट निकला वो 7/3 का निकला। अब जैसे ही करंट इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो क्या, करंट डिवीजन रूल 6 और 3 तो सीरीज में है, तो जो 6 वाले ओम के रेजिस्टर में करंट जाएगा वही 3 वाले में भी जाएगा, 8 वाले में जो जाएगा वही 4 वाले में जाएगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा। अब करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, तो अपन लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट है वो चल रहा है I1, यहाँ पे जो करंट है वो चल रहा है I2, मान सकते हैं क्या ऐसा, बिल्कुल से माना जा सकता है। अब I1 का वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करना है, I1 is to I2 जो है वो हो जाएगा 1/9 is to 1/12। इसको अच्छा रेशियो बनाना है, 1/9 is to 1/12 को अच्छा रेशियो बनाना है। 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा, I1 is to I2 यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब I1 और I2 का रेशियो 4:3 है। इसका मतलब 7x का वैल्यू इन दोनों को सम करोगे तो टोटल आना चाहिए, टोटल कितना है 7x का वैल्यू 7/3 है, तो x का वैल्यू कितना हुआ, x का वैल्यू हो गया 1/3। अगर x का वैल्यू 1/3 है तो I1 हो जाएगा 4/3, I1 हो जाएगा 4/3 और I2 हो जाएगा 3/3, 3/3 मतलब 1, 3/3 और 4/3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, वापस से आ जाएगा 7/3। तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, सीरीज पैरेलल का तो पता नहीं, लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है तो बेसिक सर्किट जैसा सॉल्व करते हैं, जैसे करंट ढूंढते थे हर एक ब्रांच में, तो करंट ढूंढ के वैल्यू बता दिया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना वो एक नोट के लिए बताया है, मुझे लास्ट में मैंने लिखा है वहां पे, उसमें से अपने को क्या करना है, एक नोट देखना है। क्या नोट आएगा सर, देखते हैं क्या नोट आएगा वहां से।
इंपॉर्टेंट आएगा देखो, वो जो डायग्राम जो बनाया ना लास्ट में, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकालने नहीं बोल रहा मैं, करंट करंट भी निकालने नहीं बोल रहा, मुझे लगता है आप निकाल लोगे। करंट निकाल लोगे क्या? देख लेते हैं, अभी तो लगा से कितना मुश्किल है, कहां से निकल पाएगा करंट। मैं ये जो सर्किट है इसको थोड़ा आसान बना सकता हूं, कैसे? ध्यान से देखना लो, C और D, ठीक है, ये C और D को मैं बाहर निकाल दूंगा, एकदम ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं, वो जरूरी है सोचना। इसको एज इट इज रहने दो, अभी अभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? अभी लग रहा है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज? सर नहीं लग रहा सर, ऐसा थोड़ी आपने पढ़ा है। देखते हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, A और B के बीच में 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? A और B के बीच में जो 2 ओम का रेजिस्टर है, बिल्कुल सर कर सकते हो। ये 6 ओम था, ये 3 ओम था, ये 4 ओम था, ये 8 ओम था, और C और D के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, C और D के बीच में अपन ने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से, 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, वो जो सर्किट है, सर्किट नंबर 3, ये मेरे पास सर्किट सेकंड, मतलब ये मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट है A, ये सर्किट है B, हाँ या ना? उस वाले सर्किट में बैटरी जो है वो C और D के बीच में कनेक्टेड, अपने को नहीं लग रहा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, और ये 2 ओम का रेजिस्टर ऐसे बाहर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके वैसा बना दिया। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज और वो भी बैलेंस कंडीशन वाला है क्या? है सर, बैटरी अपन ने यहां पे कनेक्ट किया है, और ये जो रेजिस्टर है वो दो ऑपोजिट टर्मिनल्स में है, 6 into 4 is again 24, 8 into 3 is again 24। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर आप इन दोनों सर्किट को कंपेयर करोगे ना, देखो इन दोनों सर्किट को अगर आप कंपेयर करोगे तो मैंने क्या किया, मतलब इन तीनों सर्किट से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो पहले C और D के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड था, मैंने C और D के बीच में 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया, हाँ या ना? फिर यहाँ पर A और B के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर A और B के बीच में मैंने 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, मतलब ये दोनों सर्किट में, ये वाला सर्किट और ये वाले सर्किट में मैंने क्या चेंज किया है? मैंने इन दोनों सर्किट में ये जो बैटरी है और ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये दोनों सर्किट ध्यान से देखिए भाई साहब, ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है और वहां पे ये दोनों सर्किट को अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे ना, तो मैंने क्या कर दिया, बैटरी और वो जो ब्रिज वाला सर्किट है उनके पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया है। बैटरी और ब्रिज वाला जो रेजिस्टर है जब उसके पोजीशन को चेंज कर दिया तो उसके बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, पहले भी बैलेंस था व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी भी बैलेंस है व्हीटस्टोन ब्रिज। उस वाले डायग्राम में नहीं पता चल रहा है अपने को, लेकिन उस वाले डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया जाएगा तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भी बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है, ये स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका ये मतलब है कि जब भी आप एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज वाला रेजिस्टेंस और बैटरी का पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर नहीं आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने क्या बोला, ये सर्किट और ये सर्किट देखो, इन दोनों सर्किट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक्चुअल में इन दोनों सर्किट में किया क्या मैंने, जहां पर रेजिस्टर कनेक्टेड था वहां पे बैटरी लगा दिया, जहां पे बैटरी कनेक्टेड था वहां पे रेजिस्टर लगा दिया, मतलब मैंने ब्रिज वाला रेजिस्टर और बैटरी का पोजीशन चेंज किया। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और आप क्या करोगे, रेजिस्टर, जो ब्रिज रेजिस्टर है और जो बैटरी है इनका पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे तो सर्किट के बैलेंस कंडीशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चेंज करने से पहले भी वो बैलेंस था, चेंज करने के बाद भी वो क्या है, बैलेंस है। ये दोनों डायग्राम बना लेंगे और नीचे नोट लिख लेंगे। नोट क्या लिख लेंगे, whenever the position of bridge resistor and battery in a balanced Wheatstone bridge is changed, then the condition for balanced Wheatstone bridge will not change। बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से क्या करेंगे, दोनों सर्किट्स बनाएंगे और ये नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है, समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं, ओके ना। अब बात करेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के। जैसे देखो 3 into 3 9, 2 into 2
4। तो ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं है इस बार। अगर ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है मतलब अब जो सर्किट है हमारे पास वो है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मान लो मैं बोलूंगा कि इस ब्रांच में तुमको करंट निकालना है, हर एक पॉइंट पे करंट निकालना है, ये 12 वोल्ट के जनरलाइज करते हैं, मान लो हर ब्रांच पे अगर तुमको करंट निकालना होता तो तुम क्या बोलते? इसका पोटेंशियल है V वोल्ट का, इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट का, ऐसे ही बोलते हैं ना। इसका पोटेंशियल V वोल्ट, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, इसका अपने को पोटेंशियल नहीं पता तो x मान लेंगे, इसका अपने को पोटेंशियल नहीं पता तो y मान लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। अब x और y का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमने बेसिक सर्किट में ये सॉल्व करना सीखा था, x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो तुम्हें हर ब्रांच के थ्रू करंट मिल जाएगा क्या? अगर v का वैल्यू गिवन होगा तो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हर ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। अब मैं क्वेश्चन में करंट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि R इक्विवेलेंट अबाउट AB। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है मतलब उसका एक इक्विवेलेंट हुआ वैल्यू तो होगा ही ना। यहां पे पूछा गया है टू फाइंड R इक्विवेलेंट अबाउट AB। A और B के बीच में आपको R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? ये तो बैलेंस कंडीशन है नहीं, बैलेंस होगा तो बहुत ही आसान था, 2 ओम का रेशियो को भगा देते, काम बन जाता। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं VI मेथड। R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं? VI मेथड। अब क्या है VI मेथड सर? VI मेथड में हम ये जानते हैं कि जो भी करंट है I, उसको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट लिखते हैं क्या? अब अगर मुझे R इक्विवेलेंट जानना है, अगर मुझे R इक्विवेलेंट जानना है तो मैं किसी तरह से बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है या उसमें से जो करंट निकला I, उसका रेशियो अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मेरे को R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखेंगे ये तरीका सिर्फ एक सेल वाले कॉम्बिनेशन के लिए पॉसिबल है, मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल होगा या बीच बीच में अगर सेल लगा होता तो नहीं कर पाते, फिर ये तरीका खत्म हो जाता, गायब हो जाता ये तरीका। ये तरीका जो है वो इस तरह के कनेक्शन के लिए होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक बैटरी है, व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा कनेक्शन रहेगा लेकिन वो अनबैलेंस कंडीशन का है। अब इसमें क्या करना है अपने को? तो V और I का रेशियो फाइंड करना है। I क्या है सर जी? I जो है वो करंट V वोल्ट के बैटरी से जो करंट निकलता है I, वो करंट I। अब जैसे ही ये करंट स्टार्ट करते हैं, अब अपने को क्या करना है? R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। R इक्विवेलेंट के अपन तरीका क्या यूज करेंगे? तो हम ये जानते हैं कि जो करंट जो फ्लो करता है सर्किट में वो I जो है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। तो यहां से R इक्विवेलेंट को V अपॉन I लिख सकते हैं क्या? चलो सर लिख सकते हैं। अब किसी भी टाइम पे जितना करंट बैटरी से बाहर निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में एंटर भी करेगा क्या? तो अगर I अमाउंट ऑफ करंट बाहर निकला यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फैलते फैलते फिर वो I वापस भी आ गया। मान लेते हैं कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट I1 है, मान लेते हैं ऐसा, और इस वाले ब्रांच में कोई करंट I2। अब ये I1 प्लस I2 ही क्या होगा? कैपिटल I के इक्वल होगा क्या? अब x और y का वैल्यू अगर मैं किसी तरह से ढूंढ लूंगा तो मैं I1 और I2 का वैल्यू ढूंढ सकता हूं। अगर मुझे किसी तरह से ये पॉइंट x का पोटेंशियल, ये पॉइंट x का वैल्यू या y का वैल्यू मिल जाए तो मैं I1 I2 का वैल्यू ढूंढ सकता हूं क्या? और एक बार I1 I2 का वैल्यू आ गया, दोनों को सम कर देंगे तो कैपिटल I का वैल्यू मिल जाएगा। अब I1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो इस वाले कंडीशन को यूज करेंगे जो हम सर्किट को सॉल्व करने में यूज करते हैं। जैसे अगर मेरे को x का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? पहले तो पोटेंशियल डिवाइड करोगे, देखो ये x है, ये v है, ये v है, ये 0 है। अगर मैं x के लिए लिखूं किरचॉफ करंट लॉ तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस v डिवाइडेड बाय 3 प्लस x माइनस y। पिछली बार गलत हो गया था, एकदम ध्यान से लिखना है इस बार। x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। सही था ना? x माइनस v डिवाइडेड बाय 3, x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। सबको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2x माइनस 2v प्लस 3x माइनस 3y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। 3x 6x 8x।
8x माइनस 3y इक्वल्स टू 2v। ये मेरे पास x और y का पहला इक्वेशन आ गया क्या? बिल्कुल सर जी। x और y का मेरे पास क्या आ गया? पहला इक्वेशन ऐसा आ गया। अब अगर मैं उसी तरह से y वाले पॉइंट पे इक्वेशन लिखूं तो y वाले पॉइंट पे मैं क्या लिखूंगा? तो y माइनस v, y माइनस v डिवाइडेड बाय 2 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 3v प्लस 3y माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3y 3y 2y 8y 8y माइनस 3x इक्वल्स टू 3v। दो बहुत ही बेकार हमारे पास इक्वेशन आए। अब मेरे पास दो बेकार इक्वेशन क्या क्या है। अच्छा मैं सर्किट को हटा देता हूँ, सर्किट का मेरा को काम नहीं है, सॉल्यूशन रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए। अजीब से इक्वेशन आए थे, क्या आए थे? पहला इक्वेशन मेरे पास 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 2v, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 8y माइनस 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर है 8y माइनस में 3x और यहाँ पर 3y। अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं ना, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब शायद आप जानते भी होंगे, बेसिक सॉल्व करने का ट्रिक होता है। 24x माइनस 9y इक्वल्स टू 6v। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 24x प्लस 64y इक्वल्स टू 24v। अब इसको सॉल्व करो, माइनस में 24x प्लस में 24x गायब कर देंगे। 64 माइनस 9 जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 64 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 64 में से 9 घटाना है, 10 घटा दो 54 होता है, 55 हो जाएगा क्या? 55 हो जाएगा बिल्कुल। तो 55 टाइम्स ऑफ y जो है वो 24 प्लस ये आ जाएगा 30v। मतलब y को क्या लिख सकते हैं? y कैन बी रिटन एज y कैन बी रिटन एज 6/11v। बहुत ही भयंकर वैल्यू आया है, लेकिन जो भी वैल्यू आया है अपना है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन सही है तो बिल्कुल सही वैल्यू आया है। y का वैल्यू मेरे पास 6/11v आ गया। अगर मेरे को y का वैल्यू मिल गया है तो मैं x का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। पता नहीं इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, फिर भी निकालूंगा। 8x इक्वल्स टू 2v प्लस 3y, तो 3 टाइम्स ऑफ 6/11। इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे ना, सही था ना, 3 into y 6 यहाँ। 8 टाइम्स ऑफ x जो होगा ये जो हो जाएगा 22, तो 22 और ये 18, 22v प्लस 18v अपॉन 11। तो x का वैल्यू आ रही है 40 आ रहा है क्या? 40 आ रहा है, मतलब 5v अपॉन 11। अब मेरे पास x और y दोनों का वैल्यू आ गया। अगर मेरे को x का वैल्यू पता है और मेरे को y का वैल्यू भी पता है तो मैं i1 i2 का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आई होप आपको तरीका समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, अनबैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज नहीं आता जनरली। अगर अनबैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज आता भी है तो उसमें हर एक ब्रांच में करंट पूछता है। अब हर एक ब्रांच में करंट निकालना तो आता है ऐसे। यहाँ पे अगर आपको R इक्विवेलेंट पूछा जाए, अगर आपकी किस्मत बुरी है, अगर R इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आपको VI मेथड लगाना पड़ेगा। अब VI मेथड में आप क्या करो, मैंने इस वाले पॉइंट x और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल y का वैल्यू और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब I1 करंट कितना होगा, ये जो I1 करंट है, I1 करंट को अपन क्या लिखेंगे, x का पोटेंशियल आया मेरे पास, x का वैल्यू कितना है 5v/11। x का वैल्यू 5v/11 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इनटू 2, ये I1 आ गया। उसी तरह अगर मैं I2 का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो I2 कितना आ जाएगा, y का वैल्यू मेरे को पता करना था, y 6/11, ये आएगा इधर लिखते हैं। I2 हो जाएगा 6v/11, रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस 3 था ना, 3 का रेजिस्टेंस 3
I1 मिल गया I2 मिल गया, दोनों को सम कर दो। I1 I2 को जब आप सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा I1 प्लस I2, ये मेरे पास आ जाएगा, थोड़ा अच्छा होता तो अच्छा ऐसे आ जाता यार। देखो v/11 तो मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, अगर v/11 कॉमन बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे रिमेन कर रहा है 2 प्लस v/11 अगर बाहर चला गया तो ये हो जाएगा 2.5। सम करने पर कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 का वैल्यू था कैपिटल I जो है वो आ जाएगा v, ये हो जाएगा 4.5/11। अब v अपॉन I का वैल्यू निकालना था, 11 डिवाइडेड बाय 4.5 या v कैन बी रिटन एज 11 डिवाइडेड बाय 9/2, 22/9 हमारा r इक्वल का वैल्यू। कैलकुलेटर है, जरूर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा अच्छा खासा कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। जब भी आपसे एक अनबैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से पीआई मेथड यूज करोगे। आप पहले वो जो x और y वाले पॉइंट है उनका पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे बेसिक सर्किट थ्योरी को यूज करके। बेसिक सर्किट थ्योरी को यूज करके हमने उसका पोटेंशियल कैलकुलेट किया। एक बार x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो इस वाले ब्रांच में जो करंट है और इस वाले ब्रांच में जो करंट है दोनों का वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके करंट और इसके करंट को अगर ऐड कर देंगे तो I मिल जाएगा। अब जो x और y का वैल्यू आया था वो भी v के टर्म्स में आया था, बैटरी के पोटेंशियल के टर्म्स में आया था। v और I का रेशियो फाइंड आउट कर लोगे, सिंपलीफाई करोगे, जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। इतना ही रहने देते हैं आज, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, इसमें और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले में लैडर प्रॉब्लम और सिमेट्रिक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स और बच रहे हैं, फिर अपन एनर्जी पे आ जाएंगे।